7 दिवसीय एफडीपी के सत्र में मैं डॉक्टर सीमा गौतम अपने सभी प्रतिभागियों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच जुड़ चुके आज के वक्ता के रूप में डॉक्टर आर भूटानी सर का बहुत बहुत स्वागत और वंदन करते हुए मैं सर का संक्षिप्त परिचय यहाँ दे रही हूँ। आप एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से हैं। आपने एक यूजीसी स्पॉन्सर्ड मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट a modeling approach to assess the current status of water quality of river Ganga and its effect on aquatic biodiversity विषय पर पूर्ण किया है। कई विदेश यात्राएं आपने शोध के संदर्भ में की हैं। लगभग 20 शोधार्थी अपना शोध कार्य आपके सानिध्य में पूर्ण कर चुके हैं। 90 के लगभग आपके शोध पत्र और 22 पुस्तकें अब तक प्रकाशित हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में आप मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किए जा चुके हैं। आपकी कई अवार्ड्स आपको प्राप्त हैं, जिनकी एक लंबी सूची है। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं बस इतना ही कहूंगी कि एक बहुत ही समर्थ और विचारशील व्यक्तित्व आज हमसे जुड़े हुए हैं। मैं सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। सर का आज का विषय है हाउ टू एनहांस योर रिसर्च प्रोफाइल यूजिंग डिफरेंट डिजिटल identifier. Please, sir. Thank you, ma'am. Am I audible? Yes, sir. Okay. Thank you very much, Gautam ma'am, for giving a very nice introduction. First of all, I welcome and congratulate all the organizers to organize such a nice faculty development program. It is of major use for today's scenario. So before I start my presentation, I have got the feedback that the participant group is very diverse. So I will use both English and Hindi language. Is it okay? Yes, sir. Yes, it is fine, sir. Okay. So let's start with the small presentation. Basically, my topic is on how to enhance your research using different digital identifiers. So this is my topic. Basically, what happens that we all know that we publish the research paper and take the credit, but we don't know how to circulate it, how to get the benefit of that particular research paper. So, सबसे पहले मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा। जो बेसिक सबसे पहले क्या चीज है कि हम अपना पेपर क्यों पब्लिश करते हैं। Before we start, we should always keep in mind that your published paper is a permanent record of your research and your passport to your community. Means जो आपका एक पासपोर्ट होता है, आपका एक रिसर्च पेपर, पब्लिश्ड पेपर एक्ट्स एज योर पासपोर्ट। मीन्स आप जानते हैं कि आपका पासपोर्ट जो है एक सबसे बड़ी आइडेंटिटी है आज की तारीख में इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर। सिमिलरली आपने जो भी एक पेपर पब्लिश कर दिया वो आपकी एक परमानेंट आइडेंटिटी है, परमानेंट रिकॉर्ड है थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो इसलिए क्या है कि आपको पब्लिकेशन जो करना है वो एक अच्छी तरीके से करना है, सोच समझ के करना है, और उसको एनहेंस कैसे करना है इसके बारे में हम थोड़ा विचार अभी आगे रखते हैं। अभी दूसरा इसमें स्लाइड्स को अगर हम देखते हैं तो इसमें ये आ जाती है कि हम पब्लिशिंग क्यों करते हैं। बेसिकली हमारा क्राइटेरिया क्या है पेपर्स को पब्लिश करने के लिए। हम लोग जनरली देखें तो पीएचडी डिग्री के लिए, फंडिंग्स के लिए, प्रमोशंस के लिए, या बहुत से ऐसे रीजंस हो सकते हैं फॉर विच वी जनरली पब्लिश आवर रिसर्च पेपर। बट जब भी हम किसी अच्छे जर्नल में पेपर पब्लिश करने जाते हैं तो एडिटर्स या रिव्यूअर्स या जो भी रिसर्च कम्युनिटी उससे जुड़ी होती है, they do not consider all these reasons. आपके रीजन पर्सनल ये सब हो सकते हैं कि पीएचडी डिग्री चाहिए, फंडिंग चाहिए, प्रमोशंस चाहिए, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। सो अगर आपका पेपर अच्छा है तो ही एडिटर्स और रिव्यूअर्स जो हैं उसको एक्सेप्ट करेंगे और दैट विल गेट बेनिफिटेड। नाउ बिफोर आई स्टार्ट, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इन चीजों के बारे में जानते भी होंगे और बहुत से ऐसे होंगे जो नहीं भी जानते होंगे। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कि इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है। हम लोग पेपर पब्लिश कर देते हैं, हमें यही नहीं पता होता इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है। आजकल बहुत सी एजेंसीज जो है हमें इम्पैक्ट फैक्टर जो है प्रोवाइड कर रही है, बट अभी रिसेंटली ही यूजीसी ने कहा और शुरू से इसका रहा है कि जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो थॉमसन रॉयटर्स का ही
वैलिड है। थॉमसन रॉयटर्स नाउ कॉल्ड एज अ क्लेरिवेट एनालिटिक्स, अब उसको नाम जो है वो क्लेरिवेट एनालिटिक्स हो गया है। थॉमसन रॉयटर्स जो एक एजेंसी है, दैट इज अ कंसल्टिंग एजेंसी। सो अगर हमें एक इम्पैक्ट फैक्टर किसी भी जर्नल का कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। सपोज 2013 का हमें इम्पैक्ट फैक्टर को कैलकुलेट करना है, तो उस पर्टिकुलर जर्नल में 2000 और 2011 और 2012 यानी कि उस जिस साल का निकालना है उससे 2 साल पहले के टोटल पब्लिकेशंस के साइटेशंस कितने हुए हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पब्लिकेशन। सपोज एक जर्नल ने, जैसे नीचे एग्जांपल में आपको ये दिया हुआ है कि 600 साइटेशंस आपके इसके अंदर सपोज 2 साल में लिए गए, और 2011 में 140 आर्टिकल उस जर्नल में पब्लिश किए थे, 2012 में 160 जो है उसने पब्लिश किए, तो 600 डिवाइडेड बाय 300 दैट इज इक्वल्स टू 2। दैट मींस कि इम्पैक्ट फैक्टर उसका जो है 2013 का उस पर्टिकुलर जर्नल का वो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें एक चीज और ध्यान रखनी होती है कि इम्पैक्ट फैक्टर जो है दैट टेल्स यू हाउ ऑफन द पेपर इन ए जर्नल्स आर साइटेड ऑन एवरेज। ये आपके एक पर्टिकुलर पेपर का इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है, ये इम्पैक्ट फैक्टर जो रहता है ये पूरे जर्नल का रहता है। सो दिस इज द अबाउट ऑल अबाउट द इम्पैक्ट फैक्टर। नाउ बिफोर कमिंग टू द डिजिटल आइडेंटिफायर्स, अब हमने पब्लिकेशन कर दिया, मैं एक ब्रीफ आपको बताता हूँ व्हाट डिजिटल आइडेंटिफायर्स आर and what role they play to enhance our research profile. Basically हम लोग क्या करते हैं, जनरली अगर हमने देखा, हम अपने आप को जैसे हम सोशल मीडिया से जुड़ते हैं, हम में से जितने भी, आई थिंक कोई ऐसा पार्टिसिपेंट शायद ही हो हमारे बीच में जो फेसबुक से, व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, इस टाइप के सोशल मीडिया से ना जुड़ा हुआ। ये सोशल मीडिया हम क्यों यूज करते हैं, हम अपने को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इस सोशल मीडिया को यूज करते हैं। सिमिलरली इसी टाइप के कुछ आइडेंटिफायर्स, डिजिटल आइडेंटिफायर जो है वो रिसर्च के अंदर भी मौजूद हैं, जो हमारी रिसर्च को एनहेंस करते हैं या हमें और लोगों से जोड़ते हैं। आपका रिसर्च प्रोफाइल जितनी लोगों के पास जाएगा, आपके पास उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है आपके पास आती चली जाएंगी अपने रिसर्च को एनहेंस करने के लिए। तो सबसे बेसिक पॉइंट क्या आता है, जब हम अपना एक पब्लिकेशन को हमने पब्लिश कर दिया, बेसिकली पेपर को पब्लिश कर दिया, पब्लिश करना इज नॉट अ टफ जॉब, हमने एक पेपर पब्लिश कर दिया, बट इट कैन बी डिफिकल्ट टू एंश्योर दैट you receive the due credit for your work। आपने जो पेपर पब्लिश किया, आपको उसका ड्यू क्रेडिट मिला कि नहीं मिला, इस चीज को एंश्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर्टिकुलरली कब, इफ यू शेयर ए नेम विद अदर रिसर्चर सपोज, और जनरली ऐसा ही होता है कि एक रिसर्च पेपर के अंदर 3 से 4 नाम होते हैं, उसमें जो सीनियर रिसर्चर रहेगा उसको जो है ज्यादा क्रेडिट मिल जाएगा और हमारा नाम पीछे रह जाएगा। तो इसलिए क्या है कि हम अपने रिसर्च प्रोफाइल को एनहेंस करने के लिए इन डिफरेंट डिजिटल आइडेंटिफायर्स का यूज करते हैं। डिजिटल आइडेंटिफायर्स का और क्या रोल होता है, these digital identifiers reliably connects you with your works, awards and affiliation। जो भी आपने काम किया है, जो भी आपको अवार्ड्स मिले हैं, जो भी आपका एफिलिएशन है, इन सबको कनेक्ट करता है। डिजिटल आइडेंटिफायर एलिवेट्स digital identifier elevates mistaken identity। Hello, am I audible? Yes, you are audible, sir, but your PPT is not working at all. Yeah. PPT. Now see it's working or not? Is it visible? PPT is visible? Yes, sir. Open. So डिजिटल आइडेंटिफायर्स आल्सो हेल्प्स टू एलिवेट मिस्टेकन आइडेंटिटी। अभी क्या होता है कि हमारा क्या है कि सपोज माई सेल्फ राकेश भूटानी, अब पूरे वर्ल्ड के अंदर राकेश के नाम से बहुत सारे लोग होंगे, सो जो हमारी मिस्टेकन आइडेंटिटी है वो कहीं खो जाती है। तो डिजिटल आइडेंटिफायर जो है वो आपको एक यूनिक आइडेंटिटी देता है और आप उसको इजिली आइडेंटिफाई करते हैं। हमें क्या करना पड़ता है, राकेश भूटानी के नाम से मुझे सर्च करना है, गूगल में जाऊंगा, नहीं मिल रहा है मुझे कुछ, फिर मैं फोटोग्राफ सर्च करूंगा, कई बार फोटोग्राफ्स भी मैच कर जाते हैं, तो दैट क्रिएट्स अ वेरी ग्रेट कंफ्यूजन। तो डिजिटल आइडेंटिफायर जो है वो यूनिकली जो है इन चीजों को प्रेजेंट करते हैं। Like it is written here that many researchers share the same name, similar name to confuse with someone else। So you can own and control your own records, managing what information is connected and how it is shared। Means जब आप डिजिटल आइडेंटिफायर्स के थ्रू अपनी रिसर्च को शेयर करते हैं तो टोटल कंट्रोल जो है दैट इज इट इन योर हैंड। मैनेज आप उसको कैसे करना चाहते हैं, उसको शेयर कैसा करना चाहते हैं। सिमिलरली जैसे मैंने आपको सिंपल बताया, फेसबुक प्रोफाइल आप
फॉर दैट वे फॉर एवरीवन के साथ करना चाहते हैं, या आपकी जो फ्रेंड लिस्ट में है आप सिर्फ उनको शेयर करना चाहते हैं, तो ऑल दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन दीज टाइप्स ऑफ डिजिटल आइडेंटिफायर्स ऑफ रिसर्च आल्सो। मेन थिंग जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें क्या है, इट सेव्स योर टाइम, मींस एंटर वंस एंड रीयूज ऑफन। आपने अपना अकाउंट एक बार बनाना है। अभी मैं इसके आपको लाइव डेमो दिखा के इसके आपको फायदे भी बताऊंगा कि इसमें फायदे क्या क्या हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली वो पता चल जाएगी। इट सेव्स यू टाइम, एंटर वंस एंड रीयूज इट ऑफन। द अल्टीमेट गोल क्या है इसका, इज टू मैनेज वंस रिसर्च एंड कैरियर इंफॉर्मेशन यूजिंग द सिंगल आईडी। It also improves recognition for you and your research that I have already told you. Using your digital ID creates a reliable connection between your ID and your research activity. एक सबसे important point है कि it will create a reliable connection also. Next, it increases the discoverability. जब आप अपनी इस identity को जो है क्रिएट करेंगे और अपनी रिसर्च को डालेंगे इसके अंदर, तो ये आपकी डिस्कवरेबिलिटी को, आपके रिसर्च पेपर्स को या पब्लिकेशंस को दूर दूर तक पहुंचाएगी, पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट करेगी। ये अभी हम लोग लाइव डेमो में इसको देखेंगे। मोस्ट अगर हम देखा जाए तो मोस्ट डिजिटल आइडेंटिफायर्स आर फ्री फॉर पर्सनल यूज। some digital identifiers are paid also, that will give you some extra features, but लेकिन क्या है कि हम उसकी costings जो है that is very high. It costs in $1,000, $4,000, $5,000 to $10,000. So जो हमारे पास जो फ्री फीचर्स ही रहते हैं उसमें भी हम लोग काफी कुछ अवेल कर सकते हैं। So anyone who contributes in any way to research scholarship or any innovation, यानी कि कोई भी ऐसा जो रिसर्च में कंट्रीब्यूट करता है स्कॉलरशिप में या किसी इनोवेटिव उसमें करता है, तो वो इन डिजिटल आईडीज के लिए इजीली रजिस्टर कर सकता है। तो सबसे पहला जो इसका एग्जांपल है दैट इज गूगल स्कॉलर। बहुत से लोग हम लोग में से पार्टिसिपेंट्स ऐसे होंगे कि गूगल स्कॉलर के बारे में जानते होंगे, दे नो अबाउट द गूगल स्कॉलर। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट इज आवर रिसर्च गेट। ये दो ऐसे हैं जो हम लोग अभी कॉमनली यूज कर रहे हैं इंडिया के अंदर। तो इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन्स में नो अबाउट द गूगल स्कॉलर एंड रिसर्च केस। तो बेसिक कंसेप्ट इसके बारे में आपको मैं बता दूंगा थोड़ा बहुत। तो एंड वी गो टू दैट पर्टिकुलर आइडेंटिफायर्स दैट इज लेस नोन टू द पर्सन। सो गूगल स्कॉलर बेसिकली क्या है, इट इज अ फ्री एक्सेसिबल वेब सर्च इंजन। एक फ्री सर्च इंजन है दैट इंडेक्सेस द फुल टेक्स्ट और मेटा डेटा ऑफ स्कॉलरली लिटरेचर अक्रॉस एन एरे ऑफ पब्लिशिंग फॉर्मेट्स एंड डिसिप्लिन्स। जो आपके पेपर्स को एक इंडेक्स करता है अपने अंदर और वो उसको डिस्प्ले करता है। बट गूगल स्कॉलर के साथ एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक इसके साथ सबसे बड़ा ये है कि गूगल स्कॉलर डज नॉट मेंटेन एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब यहाँ पे जो कंप्यूटर वाले होंगे वो समझ रहे होंगे इसको कि व्हाट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, दैट इज एपीआई। इसका एक सिस्टम होता है, की होती है दैट विल बी यूज्ड टू ऑटोमेट डेटा रिट्रीवल। मींस एपीआई मैं बेसिकली आप लोग को बता दूं कि बेसिकली एपीआई क्या होता है। एपीआई एक की है जो अगर आप डाल देते हैं और अपने उसको अपनी आईडी से लिंक कर देते हैं तो वो आपके सपोज आपके पब्लिकेशन से या उससे ऑटोमेटिकली उस डेटा को रिट्रीव कर लेता है। तो अभी गूगल स्कॉलर के अंदर ये फैसिलिटी नहीं है, तो हमें अभी गूगल स्कॉलर के अंदर मैन्युअली फीड करना पड़ता है या फिर उसको हमें गूगल स्कॉलर के अंदर जाके उसको सर्च करना पड़ता है, तब हम फीड कर पाते हैं इसको। बेसिकली आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ जो आप लोग जानते भी होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर्स, DOI नंबर। ये यूनिक नंबर जो हम लोग को अलॉट होता है अगर आपने पेपर्स पब्लिश करें स्प्रिंगर, एल्सेवियर या जो जर्नल्स में, तो एक नंबर देते हैं दैट इज कॉल्ड एज DOI नंबर, दैट इज फ्रॉम क्रॉस रेफ डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर्स कहलाता है। और ये एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, एक यूनिक नंबर होता है पर्टिकुलर आपके पेपर के लिए। अगर आप इस नंबर को गूगल में भी डाल देंगे तो आपको डायरेक्ट वो जो है उसकी पर्टिकुलर पेपर की साइट पे या उस फुल लेंथ पेपर के पे नेविगेट कर देगा। तो गूगल स्कॉलर के अंदर ये फैसिलिटी नहीं है कि वो DOI नंबर से उसको ऑटोमेटिकली उस आपके पर्टिकुलर पेपर को उठा ले। तो ये प्रॉब्लम है अभी गूगल स्कॉलर के अंदर। सो बेसिकली अब मैं इधर आपको जो है थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको गूगल स्कॉलर के बारे में। गूगल स्कॉलर के लिए आप सिंपली गूगल खोलेंगे और आपने गूगल स्कॉलर टाइप करेंगे। गूगल स्कॉलर जब आप टाइप करेंगे तो इस तरह की एक आपको विंडो मिल जाएगी। यहाँ पर आप इसको जब क्लिक करेंगे तो आपका जो है गूगल स्कॉलर जो है वो खोल देगा। इसमें क्या है कि अगर आपने साइन अप नहीं किया हुआ है तो ये आपसे आपका ईमेल आईडी मांगेगा। यहाँ पर ये आइकन आता है, यहाँ पे ऑलरेडी जैसे मेरा अभी ईमेल आईडी से साइन अप है। यू हैव टू, आपका एक जीमेल आईडी होना इसमें कंपलसरी है। अगर नहीं है तो आपको सबसे पहले साइन अप करेंगे।
साइन अप करके इस अकाउंट को आप बना सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जब ये विंडो मेरा यहाँ पर ऑटोमेटिकली अभी लॉगिन हो रखा है आईडी से, तो मैं सीधा प्रोफाइल के अंदर जा रहा हूँ इसमें। तो जब आप अपना प्रोफाइल इसको खोलेंगे तो ये इस तरीके से आपका प्रोफाइल जो है पूरा आ जाएगा। अब इसमें आप अपना एफिलिएशन के बारे में रिव्यू कर सकते हैं, को ऑथर्स को ऐड कर सकते हैं, ये मेरी डिटेल्स आ गई, आपकी फील्ड्स आ गई। और इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट दिस इज द Google Scholar indexing. These are the total citations of the paper. And these are the citations of last 5 years since 2015 to 2020. And this is the H index and I10 index. H index means आपका simply क्या है कि कोई भी एक particular paper को 5 times जब cite किया जाता है तो that is H index, highest index, and I10 index particular paper जब एक 10 को cross कर जाता है तो that is called as the I10 index. इसी तरीके से ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखा रहा है कि किस ईयर में कितने साइटेशंस आपके हुए हैं। आप इसमें चाहें तो इसको अपना ईयर वाइज साइटेशंस को देख सकते हैं। आप चाहें तो इसको जो है जैसे अभी इसमें ये साइटेड जो मोस्ट साइटेड है वो दिखा रखा है, ये आपका ईयर वाइज है। जैसे ये 2020 का पब्लिकेशन है तो अभी इसका साइटेशन नहीं है, 19 के पब्लिकेशंस के ये साइटेशंस आ जाएंगे ईयर वाइज। आप साइटेड बाय लगाएंगे तो मैक्सिमम साइटेशंस जो रहेंगे उसमें आपके मैक्सिमम साइटेशंस के थ्रू आ जाएगा। अब आप इसमें जो है कोई आपको डिलीट करना है, ऐड करना है, तो आप यहाँ से पर्टिकुलर पेपर को इसमें खोल के आप ये भी देख सकते हैं। जैसे आपने इस पर्टिकुलर पेपर को देखा, अब आपने इसमें जो है एडिट करें अभी, ये आपका कौन से ईयर में ये पर्टिकुलर पेपर कितनी बार साइट हुआ, कहाँ साइट हुआ। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ये दिख जाएगा कि आपका ये पर्टिकुलर पेपर था, इन्होंने साइट किया, एक इसमें साइट हुआ, 2, 3, ये डिफरेंट पेपर्स आपके खुल जाएंगे जो साइट हुए हैं आपके। यहीं से आप इसको अपना अगर कुछ गलती है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट ये लिंक दिखा देता है साइट पे जहाँ पर अवेलेबल है आपका ये पेपर। प्लस अब आप यहाँ पर जो है आर्टिकल ग्रुप्स को भी ऐड कर सकते हैं। सपोज जैसे मैंने बताया ये DOI से ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, तो आपको यहाँ पर ये मैनुअली ऐड करना पड़ेगा, या फिर आप आर्टिकल को ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो वेब पे जो गूगल ने सर्च कर रखे होंगे वो आर्टिकल्स यहाँ पर दिखाएगा। जैसे अभी ये इसने मेरे नाम से, मैंने अपने नाम से यहाँ पर नाम डाल दिया, तो नाम से मेरे ये सर्च करके बता रहा है इतने आर्टिकल्स अवेलेबल हैं। बट ये क्या है कि ये आर्टिकल्स ऑलरेडी इस प्रोफाइल में प्रेजेंट हैं। तो अगर इसको प्रेजेंट नहीं आता है तो आप सिंपली यहाँ से क्लिक करेंगे और लास्ट में आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके प्रोफाइल में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। मैनुअली अगर आप इसको डालना चाहते हैं तो आर्टिकल को मैनुअली आप ऐड करेंगे। जर्नल आर्टिकल है, कॉन्फ्रेंस है, चैप्टर, बुक, थीसिस, ऑल दीस थिंग्स आर गिवन हियर। तो टाइटल आपको देना पड़ेगा, ऑथर्स, पब्लिकेशन डेट, जर्नल, वॉल्यूम, इश्यू, पेजेस एंड पब्लिशर, ये सारी चीजें आपको इसमें देनी पड़ेंगी। तो ये आपका पेपर जो है इसमें ऐड हो जाएगा। सिंपल ये चीज है बेसिकली। इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है जो हम लोग जनरली रिसर्चर्स जो है, और स्पेशली दिस इज फॉर यंग रिसर्च स्कॉलर्स जो बेसिकली गलती करते हैं अपनी थीसिस राइटिंग में और दूसरी जो है पेपर्स राइटिंग में। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हमने पेपर्स, रिसर्च पेपर्स तो अपने लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे जो रेफरेंसेस होते हैं हम उसको डिफरेंट प्लेसेस से उठा के कॉपी पेस्ट करते हैं, और उसमें क्या होता है उसका फॉर्मेट जो है वो सारा चेंज हो जाता है, फॉर्मेटिंग उसकी चेंज हो जाती है। नाउअडेज डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आर देयर, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स मींस मैं आपको बता देता हूँ, उस पर एक अलग लेक्चर हो जाता है, तो इसलिए मैं उन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर नहीं जाऊंगा। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा मेंडले एंड एंडनोट, दीज आर द सॉफ्टवेयर। आपको क्या करना है, ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, आपके एक बार एक लाइब्रेरी बना देते हैं, उसके बाद आप जस्ट क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके रिसर्च पेपर में या थीसिस में सीक्वेंस में इनसाइड द टेक्स्ट और लास्ट में वो चेक कर लेता है ऑटोमेटिकली, वो उसको लिंक कर देता है उन रेफरेंसेस को। तो ये आजकल काफी यूजफुल सॉफ्टवेयर्स हैं। एंडनोट के कुछ फीचर्स जो है वो पेड है, कॉस्टिंग है, बट मेंडले इज फ्री। तो जो मैं आपको बेसिकली बता रहा था, सपोज आपने यहाँ से ये पेपर लिया और हमने इस पेपर को देखा, साइटेशन इसका खोला, तो अभी क्या होता है कि अगर हमको कॉपी पेस्ट भी करना है तो हम गूगल स्कॉलर में उस पर्टिकुलर पेपर का टाइटल डालेंगे, उसको सर्च करेंगे और उसके बाद आप ये देख रहे होंगे सिंबल आ रहा है इसमें, ये ब्रैकेट का। अब आप जब इसको क्लिक करेंगे तो आपका साइट का आ जाएगा। अब आपको किस फॉर्मेट में इसको साइट करना है, MLA में करना है, APA में करना है, शिकागो, हार्वर्ड या वैंकूवर में करना है। जनरली इंडिया के अंदर हम लोग APA ज्यादा यूज करते हैं, तो अगर आपको APA में करना है तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे सभी रेफरेंसेस जो भी आप थीसिस में मेंशन करते हैं, एट लास्ट या रिसर्च पेपर में मेंशन करते हैं, तो अगर आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करके करेंगे तो आपका पैटर्न जो है वो APA का आएगा, टोटल सारा का सारा। आपको कॉमा फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
डिफरेंट ये भी रहता है कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सा जर्नल किस पैटर्न के रेफरेंस लेता है। अगर वो एमएलए के रेफरेंस मांग रहा है तो आप एमएलए के रेफरेंस कॉपी पेस्ट करिए। अगर वो आपको जनरली जो है बेसिकली आपका जो है एपीए का रेफरेंस मांग रहा है तो आप एपीए के रेफरेंस करिए। तो इस तरीके से, इसी तरीके से ये आपके साथ में को ऑथर्स भी दिखा देता है कि जो आपके को ऑथर्स हैं कि उन लोग के कितने साइटेशन, यहीं से आप अपने को ऑथर्स की तरफ भी जा सकते हैं और यहीं से आप जो है अपना सारा वो देख सकते हैं। तो दीज आर आई थिंक दैट इज एनफ फॉर द Google Scholar, because I think most of you already known about the Google Scholar. So next we come to the ResearchGate. What is a ResearchGate? ResearchGate में क्या रहता है कि it shares your publication and access million more and publish your data. ये आपके पेपर्स के पब्लिकेशन को शेयर करता है डिफरेंट से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है रिसर्च गेट के अंदर कि आप जो है डिफरेंट आपकी फील्ड के कोलीग्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, पीयर्स कर सकते हैं, को-ऑथर्स कर सकते हैं, स्पेशलिस्ट कमेंट्स भी ले सकते हैं इसके अंदर। इसके साथ साथ दूसरा क्या है, जैसे मैंने आपको गूगल स्कॉलर में बताया कि साइटेशंस देता है और आपके केवल पेपर के, इसमें क्या है, इसमें भी आपके वर्क के स्टैट्स देता है और ये भी बताता है कि हु इज रीडिंग एंड साइटिंग योर वर्क। क्वेश्चंस भी आप इसमें, आपने कोई क्वेरीज है तो आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, आंसर्स आपको मिलेंगे, थ्रू आउट वर्ड आप कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी रिसर्च प्रॉब्लम्स को भी इसमें आप सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर हम इसमें अब इस पे जाते हैं, तो दिस इज रिसर्च गेट। इस तरीके की विंडो खुलेगी। इसमें वही है, आपको ज्वाइन फॉर फ्री, अगर आपका अकाउंट नहीं है यू कैन ज्वाइन फॉर फ्री, अदरवाइज यू कैन लॉग इन फ्रॉम हेयर। जैसे मेरा आईडी ऑलरेडी इसके अंदर है, केवल पासवर्ड ही मांगेगा। You can also log in with your Facebook account. You can also log in with your LinkedIn account और ये आपका Gmail का अकाउंट। जब हम इसके अंदर रिसर्च गेट के अंदर हम लॉग इन करते हैं तो इस तरीके से विंडो आ जाती है। ये सारे रिसर्चर्स जो जुड़े हैं, जिन्होंने रिसेंटली हमसे रिलेटेड, मतलब आपकी फील्ड से रिलेटेड जो भी पब्लिकेशन किया होगा वो इसके अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरीके से ये आपके सजेस्ट करता है फॉलो करने के लिए जो आप इसमें कर रहे हैं। ये है कि कितने पेपर्स आपके इस वीक में कितने पढ़े गए, पेपर्स पढ़े गए, प्रीवियस वीक में आपके कितने वीक्स रहे थे, किसने आपके पेपर्स पढ़े। अगर आपको डिटेल्स हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये आपका जो है, यहाँ से आपके अपना प्रोफाइल को अपना चेंज कर सकते हैं, सेटिंग्स हैं डिफरेंट है। यहाँ पर क्या है कि आपके कुछ रिव्यू अपडेट्स भी आ जाते हैं। जैसे आपसे कोई पूछता है कि मेरा ये पेपर कैसा है, तो आप यहाँ से अपना व्यू करके उसके पेपर्स के बारे में कमेंट्स कर सकते हैं, आप उससे पूछ सकते हैं डिफरेंट। ये जैसे आपका कुछ मैसेजेस आए हुए हैं इसके अंदर कि कोई आपसे कोई आपकी जो है, सपोज आपका पब्लिकेशन इसके अंदर दिया लेकिन फुल लेंथ अवेलेबल नहीं, दे कैन रिक्वेस्ट। अब इसमें बेसिकली अगर हम जाके देखते हैं तो अपना स्टैट्स की अगर हम इसके अंदर बात करें तो स्टैट्स के ओवरव्यू में अगर हम जाएंगे तो ये आपका बेसिक प्रोफाइल है। जो स्टैट्स है इस वक्त, जैसे मेरा इसका नाम दिया जाता है आरजी स्कोर इज 20.4। ये प्रोफाइल आपका पूरा बन जाता है। ये स्टैट्स की पूरी हिस्ट्री आपकी इसके अंदर आ जाती है, जो आपको डेली के हिसाब से, डेली के हिसाब से, वीकली के हिसाब से, मंथली के हिसाब से आपको इसमें रहती है। ये स्टैट्स की आपकी, ये स्टैट्स ओवरव्यू है। जैसे अभी रिसर्च इंटरेस्ट में आपका देखा जाए तो 759.7 है, टोटल साइटेशंस अभी तक 673 है, 66 रिकमेंडेशंस हैं और टोटल रीड्स जो है अभी तक 47। ये पर्टिकुलर क्या है कि जो आपका अपना प्रोफाइल है उसकी स्टैट्स है ये टोटल मींस जो भी ऑथर है या उसके मेरे जो पब्लिकेशन सपोज इसके अंदर जो पड़े हुए हैं उन सारे पब्लिकेशंस के बारे में ये बताया गया है। और इसके साथ साथ आप इसमें क्या है, जॉब्स के बारे में भी आपको बताएगा। जॉब्स यू में भी आपसे फील्ड से रिलेटेड आपके जॉब्स के बारे में भी आपको बताएगा। जैसे अभी एसोसिएट प्रोफेसर इन बायोटेक्नोलॉजी इन साइंस एंड नॉर्वेगन यूनिवर्सिटी में ओपन है, तो आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। और आप अपने, अगर आपके पास कोई वैकेंसी है तो आप यहाँ से हायर करने के लिए भी इसको कर सकते हैं। यहाँ से आपके ये क्वेश्चंस के बारे में है, आप क्वेश्चंस की क्वेरीज जो है, जैसे किसी ने क्वेश्चंस आपसे आपकी फील्ड से रिलेट पूछा है तो अगर आप यहाँ से आंसर देना चाहते हो आप दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर रिसर्च गेट के अंदर रहती है। नया पब्लिकेशन आपको ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो जनरली मैं बेसिकली इसके अंदर आपको रिसर्च गेट और उसमें बहुत ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि हमारे पास जो है टाइम बहुत लिमिटेड है, तो इसलिए जो है अभी आपको मैं यहाँ से नेक्स्ट उस पे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट जो है आपका रिसर्च गेट के बाद आता है आपका ऑर्सिड आईडी।
ऑर्सिड आईडी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट आईडी है। ऑर्सिड आईडी आल्सो कॉल्ड, जो इसकी फुल फॉर्म है, दैट इज ओपन रिसर्चर एंड कंट्रीब्यूटर आईडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज के टाइम में, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। तो मैं सभी से रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी ऑर्सिड आईडी जरूर क्रिएट करें, बिकॉज अभी आपको मैं इसका जब डेमो दूंगा तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि व्हाट इज ऑर्सिड आईडी एंड हाउ इट joins it to us to the academic world। किस तरीके से ये ज्वाइन करता है ऑर्सिड आईडी। इट इज अ यूनिक आईडी ऑफ 16 डिजिट, लाइक हमारा जैसे आधार कार्ड होता है 16 डिजिट का, इसकी भी एक आईडी मिलती है हमें 16 डिजिट की पूरी आईडी क्रिएट करता है, और वो ऑर्सिड आईडी जो है। और आजकल तो अगर आप पब्लिकेशंस कर रहे हैं तो बहुत से जर्नल्स ऐसे हैं जिन्होंने अब मैंडेटरी कर दिया है कि जब आप पेपर सबमिट करते हैं तो अपनी ऑर्सिड आईडी जो है उनको जमा करनी पड़ती है। तो इट इज क्या है, ऑर्सिड आईडी क्या है, इट इज ए नॉन प्रोप्राइटरी अल्फान्यूमेरिक कोड है टू यूनिकली आइडेंटिफाई साइंटिफिक एंड अदर एकेडमिक ऑथर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स। मींस आपके रिसर्च पेपर्स का या आपके पब्लिकेशन का प्रोफाइल का, आपके रिसर्च प्रोफाइल का आधार कार्ड की आईडी है ये। सो द एम ऑफ ऑर्सिड क्या है, इट इज टू एड द ट्रांजिशन फ्रॉम साइंस टू ई साइंस। मींस जो आप अपना साइंस से ई साइंस की तरफ जाएं, सब कुछ आप ऑनलाइन, जो आजकल टेक्नोलॉजी आ रही है सारी, तो उन टेक्नोलॉजीज का यूज करें और सब कुछ आप उसको ऑनलाइन करें। Scholarly publications can be mined to spot links and ideas hidden in the ever-growing volume of scholarly literature. Another suggested use is to provide each researcher with a constantly updated digital curriculum vitae। अब ये क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली आपका जो है curriculum vitae जो है वो तैयार कर देता है, रिज्यूम जो है आपका पूरा ऑटोमेटिकली तैयार कर देता है, प्रोवाइडिंग अ पिक्चर ऑफ हिज और हर कंट्रीब्यूशन टू साइंस इंक्लूडिंग द पिक्चर। जैसे मैं आपको बता रहा था कि एप्लीकेशन इंटरफेरेंस जो रहता है उसका एपीआई जो की रहती है वो ऑर्सिड के अंदर अवेलेबल है, इट विल ऑटोमेटिकली वर्क। सो अभी हम ऑर्सिड के जो है अंदर चलते हैं। तो इसको ऑर्सिड का अकाउंट क्रिएट करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना है, गूगल में जाएंगे, ORCID ऑर्सिड टाइप करेंगे, एंटर करेंगे तो आपके पास ये विंडो खुलेगी, जस्ट टाइप ऑर्सिड। तो ये जब विंडो आ जाएगी, आपका क्या है, आपको यहाँ से रजिस्टर करना है। फॉर रजिस्ट्रेशन इट विल जस्ट टेक अराउंड 3 to 4 मिनट्स, मैक्सिमम ऑफ 3 to 4 मिनट्स। ये आपके रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ आपसे क्या मांगेगा, आपका नाम मांगेगा, एक ईमेल आईडी मांगेगा आपका, और आपके इंस्टीट्यूट का नाम मांगेगा। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे, आपके मेल पे एक लिंक चला जाएगा, वहां से आप अपनी आईडी को एक्टिवेट कर देंगे, उसके बाद आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ से साइन इन करता हूँ इसको, तो ये आपकी विंडो खुली। अभी मेरा क्या है कि इसमें जो है दैट इज फॉर पर्सनल यूज के लिए होगी, इंस्टीट्यूशनल अकाउंट के लिए आपको फिर वो पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने अपना ईमेल डाल दिया, और यहाँ पर ऑर्सिड का पासवर्ड मेरा जैसे पहले से यहाँ पड़ा हुआ है, तो इसको हम यहाँ से साइन इन कर देंगे। ये आपका जो है पूरा का पूरा ऑर्सिड का अकाउंट इस तरीके से खुल जाएगा। ये अभी अकाउंट आपका जो है ये पब्लिक के लिए नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ पब्लिक वर्जन जो आपका दिखेगा। जैसे सपोज मैंने तो अभी लॉगिन किया है, मैं लॉगिन नहीं करूंगा, तो जो दूसरे बाहर रिसर्चर्स होंगे उनको ये इस तरीके से अकाउंट पूरा नजर आएगा। जैसे दिस इज द ऑर्सिड आईडी, इट इज यूनिक आईडी, इज इट 4 times 0 3 times 0 3 1965 8913, दिस इज माय आईडी एंड दिस इज अ यूनिक आईडी। अब इसमें क्या है कि आप अपना एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है, जैसे मैंने आपको बताया कि इट विल क्रिएट योर करिकुलम विटे, तो आपका पूरा वन टाइम आपको ये फीड करना है, जैसे एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, फंडिंग्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। फिर इसके बाद क्या आ जाता है, इसमें आपके वर्क्स आ जाते हैं। तो मैं अभी पब्लिक प्रोफाइल से जाके इसको पब्लिक प्रोफाइल को बंद करके आपको यहाँ से बताता हूँ। जैसे अभी आपका ये सारा इसके अंदर आ जाएगा, तो इसमें क्या आता है, जैसे वर्क्स, अब मैंने आपको बताया कि जर्नल्स में आपने एक पब्लिकेशन करा, तो पब्लिकेशंस का जो DOI नंबर होता है, दिस इज द DOI नंबर ऑफ जर्नल, इज 10.36953 ECJ.2019.20318, इट इज द यूनिक नंबर, DOI नंबर। तो ये इस DOI नंबर के बिहाफ पे आपका ये अकाउंट जैसे ही पब्लिश होगा पेपर और आपको DOI नंबर अलॉट होगा आपके पेपर को, तो वो ऑटोमेटिकली आपके ऑर्सिड अकाउंट में पेपर आ जाएगा। सपोज वो आपका नहीं आ पाता है, तो आप यहाँ से इसको अपना ऐड कर सकते हैं। जैसे अब आपका सर्च करके कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, अगर आरसिब आईडी है आपकी तो उसके थ्रू कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से सबसे सिंपल जो तरीका है बेसिकली यहाँ पर अपने पेपर का जो भी पब्लिकेशन है आप उसका DOI डालेंगे,
10.36953.2019. फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी इसको रिट्रीव करना चाहता हूँ, ये अनेबल टू इम्पोर्ट बिकॉज ये मेरा पब्लिकेशन नहीं है, तो इट इज अनेबल टू इम्पोर्ट दिस पब्लिकेशन। तो यहाँ पर ये दिखा देगा। अगर मैं आपकी ये आईडी डालता हूँ इसके अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली जो मेरा वर्क है इसने पूरा इसके अंदर ये दिखा देगा। देखिए ये आ गया इसका, ये डिजिटल आइडेंटिफायर आ गया, जर्नल का नाम आ गया, ISSN नंबर आ गया जर्नल का, कहाँ पर ये अवेलेबल है, इसका URL कौन सा है, ये सारी डिटेल्स आ गई इसकी। यहाँ से अब आप इसको ऐड टू लिस्ट, आप मैन्युअली भी इसको कर सकते हैं। ये मेरा ऑलरेडी एडिड है, तो आई विल नॉट ऐड इट। सो बेसिकली जनरली क्या होता है कि ऑटोमेटिकली ये पब्लिकेशंस आपके यहाँ से उठा लेता है, मतलब किसी भी जर्नल में जो पब्लिकेशन है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर एक फैसिलिटी और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है ऑर्सिड आईडी के अंदर, दैट इज द इंक्लूजन ऑफ द पीयर रिव्यू। जो आप पब्लिकेशन अपने रिव्यू करते हैं, पेपर्स को रिव्यू करने के लिए बहुत से हमारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास पेपर्स जो है वो रिव्यू के लिए आते हैं, बट उनको ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता है। आप रिव्यू करके उसको भेज तो देते हैं, बट आपको उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है कि आपने एक पर्टिकुलर पेपर रिव्यू किया। तो ऑर्सिड आईडी के अंदर क्या है कि ये जो है ऑटोमेटिकली आपके उस पीयर रिव्यू को उठा लेता है। बट पीयर रिव्यू क्या है कि इसके साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि बट जो भी जर्नल का, जिस भी जर्नल का आप वो कर रहे हैं, दैट शुड बी द मेंबर ऑफ द ऑर्सिड आईडी और ऑर्सिड मेंबर, पार्टनर होना चाहिए उसका। तो पार्टनर जब होगा तभी आप उसको कर सकते हैं। जैसे अप्लाइड वाटर साइंस में मैंने ये पेपर रिव्यू करा, 2 जर्नल है इसमें, ये पेपर्स मेरे रिव्यू करे हुए हैं। तो अगर हम इसमें अप्लाइड वाटर साइंस में जाएंगे तो आपका डिटेल्स में अगर हम देखेंगे तो ये पर्टिकुलर इसमें जो है बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर ये आपके पेपर की और आपके रिव्यू के आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करता है कि आपने कौन सा पेपर है, क्योंकि वो दैट इज कॉन्फिडेंशियल। ये केवल आपको ये बताता है कि आपने इस तारीख को जो है ये इस जर्नल में आपने आइडेंटिटी मतलब इस पेपर को रिव्यू किया है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। अब आप इसके साथ देखिए कि अगर आप जब आप अपना प्रोफाइल बनाते हैं ऑर्सिड आईडी के अंदर, तो बेसिकली क्या है, जब आप इसको करते हैं तो आप इस अपनी इस आईडी को डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ से आपको एक कोड मिल जाएगा, यहाँ से आप इसको जो है अदर उसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। आपको QR कोड भी मिल जाएगा इसका। ये आप अपना, जैसे आप ऑलरेडी अपने नाम को जो भी करना चाहते हैं, कीवर्ड्स है, वेबसाइट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके अपने वेबसाइट या सोशल लिंक्स को भी आप जोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे मैं अभी आगे इसमें आपको बताने वाला हूँ कि आपका एक प्रोफाइल होता है मेंडले प्रोफाइल, उसके बाद हम जाते हैं स्कोपस में, लूप प्रोफाइल, रिसर्चर आईडीज। रिसर्चर आईडीज जो है, रिसर्चर आईडी दिस इज ऑफ वेब ऑफ साइंस, ये वेब ऑफ साइंस की आईडी होती है। स्कोपस ऑथर की आईडी है ये। लूप प्रोफाइल जो है ये एल्सेवियर का है। मेंडले प्रोफाइल इज आल्सो ऑफ एल्सेवियर। ऑर्सिड जो है ये आईडी दिस इज आल्सो ऑफ क्लेरिवेट एनालिटिक्स, यानी कि ये वेब ऑफ साइंस ग्रुप की ही जो है क्रिएट करा हुआ सिस्टम है पूरा का पूरा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपको इसके बारे में फिर से बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर वापस स्लाइड्स की तरफ हम चलेंगे। मैं आपको स्लाइड्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे ऑर्सिड के बाद हम नेक्स्ट उस पे आते हैं, तो देखते हैं हम स्कोपस की। स्कोपस क्या है? इट इज द लार्जेस्ट एब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन डेटाबेस ऑफ रिव्यू लिटरेचर, साइंटिफिक जर्नल, बुक्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स। हम सब जानते हैं स्कोपस के बारे में थोड़ा बहुत, बट हम इसकी फैसिलिटीज को या इसको किस तरीके से अवेल कर सकते हैं ये हमें नहीं पता है। सो इफ यू नीड टू सर्च फॉर साइटेशन, सपोज आपको सर्च करना है कि मेरा स्कोपस के अंदर साइटेशन कितना है, तो क्या है कि कई बार हम लोग को यही नहीं पता हम साइटेशन कैसे सर्च करेंगे। हम पेपर्स को लेके चले जाते हैं कि हमें इसका API के पॉइंट दे दीजिए। हमसे जब प्रूफ मांगा जाता है कि आप स्कोपस का प्रूफ दिखाइए, तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता है। तो सिंपली क्या है कि अगर आपको ऑथर सर्च करना है, वैसे तो ये पेड रहता है, सब्सक्रिप्शन इंस्टीट्यूशंस के पास रहता है, बट अगर इफ यू वांट टू सर्च फॉर एन ऑथर प्रोफाइल, इट इज free. So you have to go to scopus.com and search for there. अब ये देखिए, मैं आपको स्कोपस की आईडी पे पहले इसको लेके जाता हूँ आपको। अगर आपको अपने स्कोपस का साइटेशन देखना है तो आपने सिंपल टाइप करना है गूगल पे स्कोपस
ऑथर्स सर्च, आपकी ये विंडो खुलेगी, सर्च फॉर एन ऑथर्स प्रोफाइल। इस टाइप से आपकी ये पूरा खुल जाएगा और यहाँ पर आप एक्सक्यूज मी सर, आपकी हाँ जी। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है सर इस समय। ओके ओके, थैंक यू। इज इट विजिबल नाउ? सर विजिबल। सो अब जब आप इसमें, मैं दोबारा से बता देता हूँ, आई थिंक पुनीता, आप जब गूगल में डालेंगे स्कोपस ऑथर सर्च, तो सर्च फॉर एन ऑथर प्रोफाइल। अब हम यहाँ से इसको, ये विंडो खुलेगी आपकी, वेलकम टू स्कोपस प्रीव्यू। यहाँ से हम इसको करेंगे ऑथर सर्च पे। जब आप ऑथर सर्च पे करेंगे तो फिर ये विंडो आपकी आ जाएगी। यहाँ से आप जो, अब देखिए क्या फायदा है ऑर्चिड आईडी का। अब आपको यहाँ पर डिटेल्स भरनी है स्कोपस के अंदर, ऑथर लास्ट नेम, ऑथर फर्स्ट नेम, एफिलिएशन एंड सर्च। अगर आपकी ऑर्चिड आईडी है तो आप केवल अपनी ऑर्चिड आईडी को 16 डिजिट नंबर यहाँ डालिए, सर्च करें, ऑटोमेटिकली दिखा देगा। मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ। जैसे मेरी ऑर्चिड आईडी, कॉपी पेस्ट, सर्च, नाउ इट विल डायरेक्टली नेविगेट टू माय प्रोफाइल। जैसे अब ये मेरे स्कोपस के अंदर पब्लिकेशन से टोटल 12 डॉक्यूमेंट्स आर देयर, एच इंडेक्स इज देयर, यहाँ पर आपका एफिलिएशन भी बता देगा, सिटी बता देगा और टाउन भी बता देगा। अब आपको देखना है कि आपके कौन कौन से पब्लिकेशन हैं, आपका इंडेक्स कैसा है, तो जस्ट क्लिक ऑन हियर, क्लिक ऑन द योर नेम, और ये आपका पूरा देखिए, ये ऑर्चिड आईडी आपकी यहाँ पर आ गई, ऑर्चिड आईडी आ गई, यहाँ एप्लीकेशन आ गया आपका, सब्जेक्ट एरिया जो हमने भरे थे, टोटल डॉक्यूमेंट्स कितने हैं, टोटल साइटेशन। अब आप इसका सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप इसका प्रिंट लीजिए और जहां पर भी आपको क्लेम करना है अपने स्कोपस के पेपर्स का, आप यहाँ से क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका स्कोपस आईडी से प्रिंट निकला हुआ है, इसको कोई भी मना नहीं कर सकता है। दीज आर द टोटल साइटेशन, दिस इज द एच इंडेक्स, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइटेशंस ऑफ पेपर। ये आपका दिया हुआ है, एडिट कर सकते हैं प्रोफाइल के बारे में। ऑर्चिड आईडी से आप इसको यहाँ से, अगर आपका कनेक्शन नहीं है, आपने नाम से सर्च करा, तो यहाँ से आप ऑर्चिड आईडी से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको और मिल जाएगा, अगर आपको अपना सर्च करना है डिफरेंट जो है, क्योंकि अभी टाइम की वजह से मैं आपको इतना ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, तो यहाँ पर एक बटन है, इसमें आपको ये सारे हेल्प मिल जाएगी कि किस तरीके से आप अपना ऑथर्स प्रोफाइल को सर्च कर सकते हैं या बना सकते हैं। अभी देखिए जो मैंने आपको बताया, इसके साथ साथ यहीं से आप मेंडले अकाउंट में भी जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ऑर्चिड अकाउंट में आपने सारे डाल दिए, यहीं से आप, मेरा जब स्कोपस आईडी, एक आईडी जो है आपका एक यूनिक नंबर देती है, यहाँ से आप अपना पर्सनल, अगर आप चाहें तो आप अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं यहाँ से, और ये आपको एक यूनिक नंबर दे देगी लॉगिन करके आपको, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपका चार्जेबल नहीं है, अगर आप स्कोपस में करना चाहते हैं तो दैट इज नॉट चार्जेबल और इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑथर्स, बट वो आपको केवल यहाँ पर लिमिटेड है। जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर 12 डॉक्यूमेंट्स हैं एंड इट इज शोइंग ओनली 10 डॉक्यूमेंट्स है, तो वो लिमिटेड आपको एक्सेस है, यहाँ पर आप लॉगिन कर लेंगे तब भी, बट आपकी एक आईडी आपको ये दे देता है, स्कोपस की आईडी आपको यहाँ पर दे देगा ये। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें दूसरी उसकी इसकी मेंडले प्रोफाइल, मेंडले प्रोफाइल मैंने अभी यहाँ पर आपके स्लाइड्स में नहीं है, बट तो मेंडले क्या है, इट इज ऑल्सो अ प्रोफाइल ऑफ एल्सेवियर। मेंडले सेम देखिए, वहां पर भी मेरा स्कोपस, इट इज ऑल्सो ऑफ स्कोपस मेंडले। ये इसका भी एच इंडेक्स 6 है, 118 साइटेशंस, ये स्कोपस में आ रहा था आपका। यहाँ पर देखिए आपकी, फिर आपकी वहां पे ऑर्चिड आईडी आ गई, यहाँ पर आपकी स्कोपस आइडेंटिटी आ गई, दीज आर द योर को-ऑथर्स, आपका स्कोपस में कब कब कितनी बार पेपर रीड किया गया, कितनी बार साइट किया गया, यहाँ से आप अपने पेपर की पूरी स्टैट्स को देख सकते हैं। फुल लेंथ पेपर पे आपको अगर एक्सेस करनी है तो यहाँ से आप फुल लेंथ पेपर ले सकते हैं,
साइटेशन स्टाइल्स के बारे में है, रीडर्स डिसिप्लिन क्या है, एनवायरमेंटल साइंस के जैसे इसमें पेपर दिया हुआ है, तो ये इस तरीके से आप इसके अंदर सारा कर सकते हैं। अभी क्या है कि ये टूल्स जो है इंडिया से बाहर बहुत ज्यादा थ्रू आउट वर्ल्ड में मेंडले प्रोफाइल आपका, ऑर्सिड प्रोफाइल आपका, स्कोपस प्रोफाइल जो है जितना ज्यादा यूज होगा, आपके साइट आप यूज करेंगे इसमें पेपर्स को अपने इंपोर्ट करेंगे, तो आपके साइटेशंस उतने ज्यादा बढ़ेंगे। अभी आप अगर इम्पैक्ट के बारे में यहाँ पर देखिए तो ये इम्पैक्ट पूरा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखा देता है। साइटेशंस इस साल के कितने साइटेशंस हुए, कितने रीडर्स थे, कितने पब्लिकेशंस है, कितने साइटेशंस है और कितने आपके पब्लिकेशंस की लिस्ट अगर आपको चाहिए तो यहाँ से पब्लिकेशंस की लिस्ट आपको पूरी मिल जाएगी। ये टोटल पब्लिकेशंस इसके अंदर हैं मेंडले में। नेटवर्क अगर आपको चाहिए कि आपसे कौन कौन जुड़ा हुआ है, तो ये आपके को ऑथर्स हो गए सारे जो आपके हैं। इसमें आपको फॉलोअर्स कौन है आपका, या आप किसी को फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ से आप व्यू मोर भी कर सकते हैं जो भी आपके को ऑथर्स हैं। तो ये इस तरीके से आप इसमें मेंडले अकाउंट के अंदर जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम ऑर्सिड आईडी के अंदर फिर देखें तो हमारा एक होता है यहाँ पर लूप प्रोफाइल। लूप प्रोफाइल भी हमारा सेम इसी तरीके का, ये स्कोपस का ही है, ये भी स्कोपस का ही है लूप प्रोफाइल। इसमें भी आप देखिए 11 पब्लिकेशंस टू एडिटोरियल। अब इसमें क्या है, लूप प्रोफाइल में जो एडिटोरियल कंट्रीब्यूशन जो मैं आपको ऑर्सिड में बता रहा था आपको कि आपने जो पेपर रिव्यू करें तो वो लूप प्रोफाइल में भी कुछ दिखाता है। जैसे टोटल व्यूज कितने हो गए, प्रोफाइल का व्यू कितना देखा, टोटल पब्लिकेशन व्यूज कितने हैं, एडिटोरियल मैंने आपको बता ही दिया। जैसे अब ये मेरे पास एक एडिटोरियल रोल है, रिव्यू एडिटर फॉर बायोजियोग्राफी एंड मैक्रोइकोलॉजी, फ्रंटियर्स इन इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन का एक मैं जो हूँ इसका रिव्यू एडिटर हूँ, तो दैट विल आल्सो डिस्प्ले, इट विल ऑटोमेटिकली कम। ये फॉलोअर्स हैं इसके अंदर, ये पब्लिकेशंस आ जाएंगे इसके अंदर आपका। आप अपना बायोडाटा तैयार कर सकते हैं इसके अंदर, नेटवर्क अपना बना सकते हैं, पब्लिकेशंस पढ़ा सकते हैं। मींस सिंपली है कि ये टूल्स जो हैं ये एक तरीके से आपके बायोडाटा है। और इसमें खास बात क्या है, दो चीजें मैंने आपको जैसे बताया इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। वन थिंग इज दैट कि आपने अगर सपोज ऑर्सिड के अंदर अपना पब्लिकेशन को जो है अपडेट किया, तो आपके ऑर्सिड के पब्लिकेशन से ऑटोमेटिकली वो आपके स्कोपस में, आपके जो भी स्कोपस के हैं, स्कोपस के अंदर ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर हो जाएगा पेपर, आपको फीड करने की जरूरत नहीं है। और ऑर्सिड में मैंने आपको बताया कि ऑर्सिड के अंदर भी अगर DOI नंबर है तो दैट विल ऑटोमेटिकली जो है API की हेल्प से वो ऑटोमेटिकली उसको अपने प्रोफाइल में आपके ले लेता है। और दूसरी इसकी जो खास बात है, जो आपके एल्सवियर के सारे अकाउंट्स हैं, जैसे लूप है, मेंडले है आपका, स्कोपस है आपका, और ये ऑर्सिड है आपका, इन सब का क्या है कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड भी सेम है। आप किसी का भी पासवर्ड इसमें डाल दीजिए तो दैट विल बी सेम। तो उसमें आपको ये भी नहीं है कि आपको बार बार ये आपस में इंटरलिंक्ड रहते हैं। इसके अलावा जो है आपका एक है इसमें रिसर्चर आईडी, जो मैंने आपको बताया रिसर्चर आईडी, इट इज अ वेब ऑफ साइंस बेसिक है। ये आपका वेब ऑफ साइंस, वेब ऑफ साइंस का जो एक इसमें वो है पबलॉन्स करके है, पबलॉन्स जो अकाउंट है, पबलॉन्स भी जो है ये भी ऑर्सिड की तरह वर्क करता है। और अगर आपने पबलॉन्स में बेसिकली पबलॉन्स क्या है, ये रिव्यू को क्रेडिट करने के लिए है। पबलॉन्स के बारे में मैंने यहाँ स्लाइड में आपको थोड़ा सा मैं बाद में बता देता हूँ, अभी ये ओपन है तो मैं इसलिए आपको इसके बारे में ही बता देता हूँ। पबलॉन्स बेसिकली क्या है कि आपका जो है बेसिकली किस तरीके से ये आपने जो पेपर रिव्यू करे हैं उसका क्रेडिट देने के लिए है, जैसे ऑर्सिड को मिलता है। तो ऑर्सिड और पबलॉन्स ये भी आपस में इंटरलिंक्ड है। यहाँ से क्या है कि आपको जब आप इसमें एक अकाउंट क्रिएट करते हैं दैट इज ऑल्सो फ्री, यू कैन रजिस्टर फ्रॉम हेयर, और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आप भरेंगे वो मांगेगा, आप उसको भर दीजिए, वो आपको फिर एक वेब ऑफ साइंस की एक यूनिक आईडी दे देता है। ये सब आईडी जो है आप अपने बायोडाटा में दे सकते हैं। मींस कि आप जो है इन सब सोशल प्लेटफॉर्म्स ऑफ रिसर्च के उसके जो डिजिटल आइडेंटिफायर्स हैं उनसे आप जुड़े हुए हैं। तो जैसे अब इसके अंदर मेरे 26 पब्लिकेशंस मैंने डाल रखे हैं, वो दिखा रहा है अभी वेब ऑफ साइंस के। बस ड्रॉबैक क्या है कि पबलॉन्स जो है केवल वेब ऑफ साइंस के पब्लिकेशंस लेगा, स्कोपस अपने वाले पब्लिकेशंस लेगा। लेकिन हाँ, अगर वो दोनों जगह जर्नल इंडेक्स्ड है तो वो दोनों जगह पेपर्स को ले सकता है। टोटल टाइम साइटेशंस जो है वो इतना है, एच इंडेक्स इतना है, रिव्यूज 5 है, टोटल जो वेरीफाइड रिव्यूज हैं वो 5 आएंगे। इसी तरीके से इसके अंदर भी मैट्रिक्स आती है। ये जैसे वेब ऑफ साइंस के मेरे पब्लिकेशन है, स्प्रिंजर के देखिए आप यहाँ पर सिंबल दिख रहा होगा स्प्रिंजर नेचर का, और वहां पर आपको एल्सेवियर का सिंबल दिख रहा होगा जब पब्लिकेशन थे। तो इसमें सारे पब्लिकेशन जो है वो वेब ऑफ साइंस के आएंगे, गो टू पब्लिकेशन। इसी तरीके से यहाँ से ये पीयर रिव्यू समरी, अब देखिए जो अप्लाइड वाटर साइंस का वहां पर दिखा रहा था सेम वहां यहाँ पर भी अप्लाइड वाटर साइंस के रिव्यू दिखा रहा है। जैसे ये स्प्रिंजर का, इसमें हमने क्लिक करा तो ये अप्लाइड वाटर साइंस जर्नल जो स्प्रिंजर नेचर है, दिस इज द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ पबलॉन्स। इसी तरीके से ऑर्किड का भी ये ऑफिशियल पार्टनर है। तो ये इस तरीके से जैसे भी इसमें टोटल 1405 जो है रिव्यूज जो है वो करवा चुके हैं ये। और
किस किस ने रिव्यू करे, वहां पर ये जो है एंडोर्स करके इसमें आ जाता है। जैसे फॉर्चुनेटली अब यहाँ पर मेरी भी फोटोग्राफ इसमें आ रही है, बिकॉज आई हैव आल्सो रिव्यूड द पेपर ऑफ दिस जर्नल। सो दिस इज अबाउट द पब्लॉन्स। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, टाइम की कमी की वजह से मैं थोड़ा सा इसको अभी और जो है बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज इट विल क्रिएट एन हैप्पीज़ार्ड टू ऑल ऑफ यू। सो अभी मैं इसमें आपको थोड़ा सा, जैसे अब आपका ये स्कोपस का मैंने आपको बता दिया था। स्कोपस के बाद पब्लॉन्स पे आ जाते हैं हम। पब्लॉन्स के बारे में जो है मैंने आपको बता दिया है वहां पर। पब्लॉन्स क्या है कि इट वर्क्स विद रिव्यूअर्स एंड पब्लिशर टू गिव क्रेडिट फॉर द पीयर रिव्यू। जैसे मैंने आपको बताया था कि रिव्यू के लिए ये आपको जो है क्रेडिट देता है। तो पब्लॉन्स हेल्प्स यू टू रिकॉर्ड, वेरीफाई एंड शोकेस योर प्री रिव्यू, पीयर रिव्यू कंट्रीब्यूशन फॉर यूज इन द प्रमोशन एप्लीकेशन एक्सेट्रा। यानी कि हम लोग जो मैंने बेसिकली आपको शुरू में बताया कि हम लोग पेपर्स को रिव्यू कर देते हैं, बट हमारे पास कोई इसका सर्टिफिकेट नहीं होता, कोई इसका प्रूफ नहीं होता है कि हम उसका कुछ क्रेडिट ले पाए। तो पब्लॉन्स ऑटोमेटिकली गिव्स द क्रेडिट टू अस by entering our review into that their site. जैसे पब्लॉन्स टू ट्रैक योर पब्लिकेशन साइटेशन मैट्रिक्स भी आपको देगा, पीयर रिव्यूज ये सब मैंने आपको बता दिया, ऑल योर पब्लिकेशंस। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पब्लॉन्स के अंदर इंस्टेंटली इंपोर्टेड फ्रॉम वेब ऑफ साइंस ऑर्किड, ऑर्चिड से ऑटोमेटिकली वेब ऑफ साइंस से भी स्कोपस के इसमें पब्लॉन्स में जो है ऑटोमेटिकली जो है ये ट्रांसफर हो जाते हैं। इट इज ऑल्सो ऑर्चिड इज ऑल्सो वेब ऑफ साइंस। सो और बिब्लियोग्राफिक डेटा, जैसा मैं अभी आपको शुरू में बता रहा था कि जो बिब्लियोग्राफिक डेटा के लिए जो मैनेजर है, रेफरेंस मैनेजर सॉफ्टवेयर कहलाता है वो, एंडनोट एंड मेंडले, जो आपको थीसिस राइटिंग के रेफरेंसेस के लिए और पेपर राइटिंग के लिए इस सॉफ्टवेयर के लिए आपको बहुत हेल्प करता है। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को चलाना जानते हैं तो दैट विल बी वेरी इजी। इसमें भी ये जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। दूसरा क्या है आपका ट्रस्टेड साइटेशन मैट्रिक्स है। जो भी आपकी साइटेशंस इसके अंदर आ रहे हैं, अभी गूगल स्कॉलर के साथ क्या है, मैनिपुलेशन हो सकता है गूगल स्कॉलर साइटेशंस के साथ, बट स्कोपस अभी यूजीसी ने भी जो कहा है कि आपका केवल थॉमसन रिटर्स का या स्कोपस के साइटेशन चलेंगे, वो इसलिए कहा है कि गूगल स्कॉलर में थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसके अंदर मैनिपुलेशन हो जाता है, इसलिए आपके स्कोपस के ही साइटेशंस जो हैं वो मान्य रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर ट्रस्टेड साइटेशन मैट्रिक्स हैं और वो ऑटोमेटिकली वेब ऑफ साइंस है। जो आपका वेब ऑफ साइंस में जो पब्लिकेशन होगा वो तभी उठाएगा, अदरवाइज वो आपका कोई सा भी पब्लिकेशन आप बिना वेब ऑफ साइंस के या बिना स्कोपस के इंडेक्स जर्नल में करा दीजिए तो वो आपका साइटेशन ये पब्लिश नहीं लेगा। इसके अंदर दूसरा क्या है, करेक्ट ऑथर एट्रीब्यूशन, जो मैंने आपको बताया रिसर्च आईडी देके रिसर्चर आईडी आपकी बन गई, जैसे ऑर्चिड आईडी है, स्कोपस आईडी है, ऐसे ही वेब ऑफ साइंस की एक रिसर्चर आईडी आपकी इसके अंदर तैयार हो जाती है। दैट विल गिव यू अ राइट एट्रीब्यूशन। सो this is about the publoons. Now recently I have recently explored, मैं भी आपको बताऊं कि reviewers credit भी एक प्लेटफॉर्म है। I have also explored it very recently, around 6 months back इसको मैंने एक्सप्लोर करा है reviewers credit। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ये अभी इसलिए अच्छा, इसका यूज इसलिए भी अच्छा है कि it is also a platform to give the credit to the reviewers। अभी क्या है देखिए, प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैं आपको अभी जर्नल दिखा रहा था, आपने सपोज XYZ कोई इंडियन जर्नल का आपने रिव्यू किया पेपर, बट वो जर्नल जो है वो पब्लॉन्स का पार्टनर नहीं है, बिकॉज पब्लॉन्स कॉस्ट अराउंड $5,000 पर एनम फ्रॉम द जर्नल टू बिकम द पार्टनर। $5,000 उसका लगता है करीब करीब 1 साल की मेंबरशिप के लिए, तब वो पार्टनर उसको बनाते हैं। तो सभी जर्नल अब इंडिया के अंदर $5,000 मीन्स अराउंड 2.5 lakhs के लगभग जो है, तो इसलिए सभी जर्नल्स उसको वो नहीं करा पाते हैं। तो ये रिव्यूअर्स क्रेडिट जो है, ये किट्टी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फ्री जो है आपको दिया है। इससे भी आप जो है अपना क्रेडिट को ले सकते हैं पीयर रिव्यू पर। इसके साथ साथ इन्होंने एक बहुत अच्छी सर्विस जो दी है वो दी है कि आप अपने कॉन्फ्रेंसेस के सर्टिफिकेट्स को भी यहाँ से अप्रूव कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से गूगल में जब आप टाइप करेंगे रिव्यूअर्स क्रेडिट, तो रिव्यूअर्स क्रेडिट खुलेगा। रिव्यूअर्स क्रेडिट पे आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी ये विंडो खुलेगी। लॉगिन अगर आपका है, अकाउंट है, ठीक है, नहीं तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो यू जस्ट साइन अप फ्रॉम हियर।
जब आप साइन अप का बटन दबाएंगे तो यहाँ से आपकी ये कुछ इंफॉर्मेशन मांगेगा। अब आपकी यहाँ पर 3 है, जर्नल्स के लिए है, कॉन्फ्रेंसेस के लिए है, रिव्यूअर्स के लिए है। बेसिकली हम लोग अपना रिव्यूअर्स के लिए यहाँ से प्रोफाइल बनाएंगे। रिव्यूअर्स के लिए प्रोफाइल हम लोग के लिए ज्यादा बेटर रहता है, इसमें ऑटोमेटिकली कॉन्फ्रेंस को भी हम रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो रिव्यूअर्स के लिए बनाइएगा आप। जर्नल्स का ये केवल जर्नल्स जो चलाते हैं उनके लिए है, और ये जो है साइन अप फॉर कॉन्फ्रेंसेस, बेसिकली कॉन्फ्रेंसेस के लिए रहता है। तो जैसे अब मैं यहाँ पे आपको अपना अकाउंट दिखाता हूँ, यहाँ पर लॉग इन करके सिंपली आप देखिए यहाँ पर आप ऑर्सिड आईडी फिर आ गया। तो देखिए अब आप यहाँ से समझ सकते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ऑर्सिड आईडी। डायरेक्टली आप यहाँ से ऑर्सिड आईडी अगर आपकी बनी हुई है तो आप यहाँ से सिर्फ एक बटन क्लिक करेंगे, आपका पूरा प्रोफाइल तैयार हो जाएगा और आपको केवल यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। अदरवाइज वहां पर वो आपको जब साइन अप करेंगे तो कई सारी डिटेल्स आपको बनानी पड़ेंगी। अभी जैसे इसमें मैं आपका अपना ये प्रोफाइल मेरा खुल जाएगा। अब यहाँ से क्या है कि सपोज आपने कोई पुराना रिव्यू कर रखा है, लेकिन उसमें आपने क्या किया कि अपना जो है क्लेम नहीं कर पाए, तो आप यहाँ से सिंपली यहाँ से आप एक क्लेम कर सकते हैं अपने रिव्यू को। रिव्यू को यहाँ से आप क्लेम करेंगे तो वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा क्लेम करने के लिए। आपने किस जर्नल के लिए किया, किस डेट में आपने उस पर्टिकुलर पेपर को रिव्यू करा, उसकी मैन्युस्क्रिप्ट आईडी क्या थी, और उसका एडिटोरियल ऑफिस ईमेल, हैंडलिंग एडिटर ईमेल और हैंडलिंग एडिटर्स ईमेल मांगेगा। ये यहाँ से आप सेंड रिक्वेस्ट करेंगे, ये रिक्वेस्ट आपकी जर्नल के पास चली जाएगी। जर्नल से अप्रूव होते ही वो आपके अकाउंट में क्रेडिट जोड़ देगा। जैसे अब आपने देखिए रिव्यूअर्स इंडेक्स, मेरे यहाँ पे 3 क्रेडिट्स हैं, यानी कि आई हैव रिव्यूड 3 पेपर्स फॉर रिव्यूअर क्रेडिट। यहाँ से अब आप जैसे मैं यहाँ पे टॉक दे रहा हूँ, तो आप एक टॉक को भी यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, क्लेम कर सकते हैं टॉक को भी। आपने एज ए रिसोर्स पर्सन कहीं पे टॉक दिया, आजकल वेबिनार्स चल रहे हैं, वहाँ पे टॉक दी, तो आप यहाँ पर कॉन्फ्रेंस का टाइटल डालेंगे, सिटी डालेंगे, कॉन्फ्रेंस, सेशन डेट्स, कंट्री, लैंग्वेज, टॉक का टाइटल अपना, प्रेजेंटेशन, वेबसाइट उनकी, और जो भी मल्टीमीडिया से अगर आपको लिंक करना है तो आप इसको भी रिक्वेस्ट को भेजेंगे और वहां से वो उसको अप्रूव करेंगे तो वो आ जाएगा। अब क्या है कि आपको जब आपके सारे रिव्यूज यहाँ पर क्लेम हो जाएंगे तो आपको सिंपली क्या करना है, अभी आपको अपने प्रमोशंस के लिए इसकी जरूरत है, तो यहाँ से आप करेंगे डाउनलोड सर्टिफिकेट। जब आप डाउनलोड सर्टिफिकेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से डाउनलोड सर्टिफिकेट ऑफ रिव्यूज या डाउनलोड सर्टिफिकेट ऑफ टॉक्स, अभी टॉक्स चूंकि यहाँ पर नहीं है मेरी, रिव्यूज है, तो मैंने रिव्यूज के लिए अगर करा डाउनलोड सर्टिफिकेट ऑफ माय रिव्यूज, अभी मेरे आज की डेट में जैसे अभी 3 रिव्यू दिखा रहा था, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखिए विंडो में मेरी पीडीएफ में सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड हो गया। ये सर्टिफिकेट जो है ये देखिए अब आपका रिव्यूअर्स। अब ये सर्टिफिकेट क्या, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट डॉक्टर राकेश भूटानी ऑफ हरिद्वार हैज परफॉर्म्ड द फॉलोइंग एक्टिविटी। इस जर्नल के लिए 3 रिव्यू करे हैं, ऑल डेटा रिपोर्ट हैव बीन रजिस्टर्ड बाय आवर सोसाइटी सिंस 2016। ये इस तरीके से आ जाएगा आपका सर्टिफिकेट बनके। तो आपका ये इस तरीके से आप इसको क्लेम कर सकते हो। इसके अंदर क्या फैसिलिटी है, अगर आपको पीयर रिव्यू कैसे करते हैं उसके कोर्सेज करने हैं तो ये लोग कोर्सेज भी चलाते हैं। ये देखिए पीयर रिव्यू ट्रेनिंग कोर्सेज, अगर आपको किस तरीके से पेपर को रिव्यू किस तरीके से किया जाता है उसके कोर्सेज भी हैं। 2 तरीके के कोर्स आजकल चल रहे हैं। बेसिक कोर्स जो है दैट इज फ्री, और जो एडवांस कोर्स है उसके लिए ये लोग दे आर चार्जिंग $150। तो बेसिक कोर्स अगर आप लोग करना चाहते हैं तो अकाउंट बना के आप इसमें फ्री कोर्स कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ ये चीजें हैं जो आपकी नहीं बताई जाएंगी। इसके अंदर आपको डाउनलोडेबल टूल्स, चेकलिस्ट, मेथोडोलॉजी, सब कुछ नोट्स भी आएंगे जो अगर आप इसमें एडवांस कोर्स में जाएंगे तो इस तरीके से इसमें आप वो भी जो है कर सकते हैं। अभी अगर हम इसी के अंदर देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ जैसे जर्नल का अकाउंट, ये तो था आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट से तो आपने इस तरीके से कर लिया। अभी क्या है कि अगर जैसे जो जर्नल होता है, जर्नल्स के लिए क्या रहता है, जैसे सपोज लॉगिन करेंगे तो मैं यहाँ से आपको ये अकाउंट खुल गया एनवायरमेंट कंजर्वेशन जर्नल का। तो इसमें क्या है, अभी तक 26 क्लेम्स हो चुके हैं और 26 क्रेडिट जो है इसको दिए जा चुके हैं इस जर्नल के। ये प्रोफाइल है, इसमें देखिए फिर से आपका अपने प्रोफाइल में आप सब कुछ जोड़ सकते हैं। इसके अंदर जो भी आपका फेसबुक आईडी है, आपका ईमेल एडमिन ईमेल है,
ये सारा ये जर्नल का अकाउंट है बेसिकली, जो जर्नल चलाते हैं। यहाँ से जर्नल के लिए बेसिकली आप सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड नहीं कर सकते। जर्नल के सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए इसमें मेंबरशिप है, इनकी मेंबरशिप 2 तरीके की है, दैट इज टू कॉस्टली। तो बेसिकली मैं आपका इसमें वो नहीं है। जैसे अब ये जो है ये इस जर्नल्स के लिए इन लोगों ने जो है क्लेम करे हैं, जिन जिन लोगों ने जर्नल्स को रिव्यू करा है, ये नाम आ गया उनका, ये अप्रूव हो गया। जैसे अभी इसमें 2 रिक्वेस्ट आई हुई है, अब मैं यहाँ से जैसे ही रिक्वेस्ट को अप्रूव करूंगा, रिक्वेस्ट अप्रूव होते ही, हमारे जर्नल्स के लिए रिक्वेस्ट को अप्रूव करते ही ये जो रिव्यूअर है हमारा, उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा और यहाँ पर हमारा ये अप्रूव की फॉर्म में आ जाएगा। देखिए क्लेम्स 26 या 27 क्लेम्स हो गए देखिए, और अभी एक ये बचा होगा, यहाँ पर ये अप्रूव हो गया। तो ये बेसिकली उनके लिए है जो जर्नल्स चलाते हैं। मैं यहाँ पर इसमें डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तो मेरा बताने का बेसिक एम यहाँ पर यही था कि जो आजकल टूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टूल्स आ गए हैं और हमें उसको किस तरीके से एक्सप्लोर करना है, इन सब चीज़ों को हमें लेके चलना है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा उसको एक्सप्लोर करेंगे, जितना ज़्यादा आप अकाउंट को तैयार करेंगे, जितना ज़्यादा आप जो है वो इसमें अकाउंट को बनाएंगे, आपके रिसर्च के लिए बेनिफिटेड रहेगा और आपके लिए भी बेनिफिटेड रहेगा, क्योंकि ये जो है अकाउंट्स जो है वो आपके साइटेशंस को बढ़ाएगा और ये सारी चीज़ें आपके उसमें एक्सप्लोर होगी। बेसिकली जैसे मैंने सिंपली शुरुआत में ही ये चीज़ बताई थी कि शुरुआत में ही मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि सिंपली कि आप जब फेसबुक को यूज़ करते हैं जिस तरीके से और सोशल सोसाइटी से जुड़ते हैं, उसी तरीके से अपने पब्लिकेशंस को सोसाइटी से जोड़िए। और आपको देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको जुड़ के एक बार देखिए, आप डेफिनेटली यू विल अचीव द many targets and many positions, and you will avail many things in your future. So that was all about but इसमें ये था कि टाइम की बहुत लिमिटेशंस थी, मैं थोड़ा जल्दी हुआ। तो पार्टिसिपेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी आईडीज बनाए ना बनाए, एक ऑर्सिड आईडीज अपनी जरूर क्रिएट करेगा, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ माय असाइनमेंट फॉर टुडेज लेक्चर। अपनी आईडीज बना के वो अपनी आईडीज जो है वो ऑर्गेनाइजर्स को प्लीज सेंड करिएगा, दैट इज द असाइनमेंट। और वो ऑर्सिड आईडी देखिए आपको किस तरीके से बेनिफिट देती है इन फ्यूचर में, आप लोग इसके अकाउंट को जरूर बनाइएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट माय लेक्चर फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑर्गेनाइजर्स। इफ यू हैव एनी क्वेरीज काइंडली आस्क। धन्यवाद सर, बहुत ही ज्ञानवर्धक और सारगर्भित लेक्चर आपका रहा। कम समय में विषय से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां बहुत सरल और प्रभावशाली शैली में आपने हमारे सभी प्रतिभागियों को दी। मैं व्यक्तिगत रूप से और अपनी आयोजक टीम की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। समय का थोड़ा अभाव रहा, लेकिन मुझे लगता है कि आपने गागर में सागर वाला कार्य किया है सर। इतने कम समय में आपने बहुत सी जानकारियां दी, आपके ज्ञान का प्रतिभागियों को पूरा लाभ मिला होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। पुनः एक बार धन्यवाद। और मैं शालीन सर से रिक्वेस्ट करूंगी अगर किसी का कोई सवाल है सर। शालीन सर। हेलो। हाँ दीपक सर। सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध है कि जो भी अपने क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल दें, जिससे सर उसको ले सकें और उन सवालों का जवाब दे सकें प्लीज। और राकेश सर से अनुरोध है कि अपने सर चैट बॉक्स में आप देख सकते हैं एक दो कुछ लोगों के। मैं हाँ देख रहा हूँ, कुछ लोगों ने ईमेल आईडी मांगा है, तो प्लीज आप उनको मेरा ईमेल आईडी अगर है तो शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल सर, मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा सर। और इसमें क्वेश्चंस में देख लेता हूँ चैट बॉक्स में। मेरे ख्याल से दीपक जी मेरे ख्याल से हैंड रेज करा लिया जाए अगर जो क्वेश्चंस है 1 by 1। जी ये भी बेहतर है, कोई बात। ठीक है सर। हेलो। हाँ, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरा उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जो अगर क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं जो राकेश जी से आपको पूछने हैं, हमारे आज के रिसोर्स पर्सन जो हैं, तो आप 1 by 1 अपना हैंड रेज करेंगे। और दीपक जी से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो उनका माइक अनम्यूट करेंगे प्लीज। जी सर, मेरी आवाज जा रही है? हाँ आ रही है आपको। सबसे पहले सर थैंक यू सो मच, इतना नॉलेजेबल आपने आज का लेक्चर दिया। सच में मैंने तो पर्सनली कभी नहीं सर सुना था इन सारी चीजों को। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद।
सर मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये नेसेसरी है कि we have to develop our IDs in all the digital yes, engines like Google Scholar, ResearchGate, ORCID, Scopus, and another question is that sir कि क्या अगर हम लोग UGC केयर लिस्ट में कुछ पेपर्स हैं, अदरवाइज कुछ अलग सिंपल जर्नल्स में पेपर्स हैं जिनको हो सकता है कि केयर लिस्ट से हटा दिया गया हो इस टाइम पे, तो क्या उन्हें भी रिकॉग्निशन मिलेगी वहां पर अपना डिटेल्स डालने पे? देखिए मैडम, दो चीजें हैं, आपके दो क्वेश्चंस हैं। आपने पहला क्वेश्चन मेरे को जो पूछा है कि सभी आईडीज बनानी जरूरी है क्या, तो बेसिकली देखिए मेरा मानना क्या है कि आईडीज क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, अब व्हाट्सएप बनाना जरूरी नहीं है, फेसबुक बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन हम सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं। तो आपका मेरा बेसिकली मेरा कहने का, आप अगर एक भी आईडी बनाएंगे तो दैट इज गुड, लेकिन क्या है कि आप जो आज का ट्रेंड है ये सब क्या, एल्सेवियर, स्कोपस, अच्छी आईडीज पे जितना ज्यादा करेंगे आपका पेपर उतना ज्यादा एक्सप्लोर होगा। अब हमें ये नहीं पता कि बाहर बैठा रिसर्चर मेंडले को ज्यादा यूज कर रहा है, स्कोपस को ज्यादा यूज कर रहा है या ऑर्सिड को यूज कर रहा है। दूसरी चीज इसमें सिंपल यह है कि आपको आईडीज नहीं बनानी है इसके अंदर, मैंने आपको बताया कि दे ऑल आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। आपको एक आईडीज आपने तैयार कर ली, एक बार आपने आईडीज तैयार कर ली, पब्लिकेशन को आपने एक बार ऑर्सिड में फीड करा, पब्लॉन्स में ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा, शेयर हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आपका स्कोपस में चला जाएगा, स्कोपस इंडेक्स अगर जर्नल है तो वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। आपको आईडीज बस ये है कि हाँ, और इसके साथ मैंने जैसे आपको ये बताया कि ये भी प्लस पॉइंट है कि सबका यूजर नेम और पासवर्ड सेम है, सेम भी हो जाता है कि अगर आप कभी भूल भी रहे तो ऑर्सिड आईडी के थ्रू लॉगिन कर लीजिए या दूसरी आईडीज के थ्रू लॉगिन कर लीजिए। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि जो आपने पब्लिकेशंस करे हैं पुराने और अब वो यूजीसी केयर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, तो एज पर यूजीसी रूल्स जो है अगर आप पढ़ें तो उसमें उनको क्रेडिट मिलेगा जो पुराने उस टाइम पे आपने पब्लिश करे हैं, और आज की तारीख में अगर नहीं है लेकिन उस टाइम पे अगर थे तो आपको वो फुल क्रेडिट उसका मिलेगा। सर एक चीज और है कि क्या आप इस पे सेपरेट कुछ ऐसे ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं सर? आपने एक उस पे बताया रिव्यूज क्रेडिट्स पे, पर क्या आपकी संस्था द्वारा या कहीं और भी इस तरह की सर ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं ताकि हम लोग और भी इसमें एक्सपर्ट हो सके? ट्रेनिंग कोर्स तो नहीं है देखिए मैडम, इसमें जैसे अब ये एफडीपीज होती हैं तो मुझे बुला लेते हैं, तो मैं उसमें नॉलेज को जो थोड़ा बहुत मेरा मैंने एक्सप्लोर करा हुआ मैं शेयर कर लेता हूँ इन चीजों को बेसिकली। बाकी ये है कि मैं तो खुद यूनिवर्सिटी में टीचिंग में हूँ, तो हम लोग की कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बस ये है कि हाँ मेरा बेसिक एम यही रहता है, कभी आपको वैसे करना हो तो आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन टू यू पर्सनली ऑल्सो। तो मेरा बेसिक एम ये है कि नॉलेज को जितना ज्यादा एक्सप्लोर कर सके करना चाहिए, और जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके वो पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आई विल टॉक यू पर्सनली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। चांदनी सक्सेना जी ने किया है, मैं उनको ओपन कर रहा हूँ, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। अनम्यूट कीजिए मैम, चांदनी सक्सेना आप। सर आपसे ऑर्गेनाइजर से हमारी एक रिक्वेस्ट, आपकी वॉल्यूम बहुत कम आ रही है मैम, थोड़ा प्लीज लाउड। सर राकेश भूटानी जी का जो लेक्चर है वो इतना कमाल का लेक्चर हमको लगा, और ये बात बिल्कुल सही है कि इनमें से काफी सारी चीजों के बारे में हम लोगों को कोई ज्ञान नहीं था। हमारी ये रिक्वेस्ट है ऑर्गेनाइजर से कि भूटियानी जी का एक लेक्चर और इस पे रखें ताकि हम लोगों को इसके बारे में थोड़ी और डिटेल से जानकारी मिल सके। ठीक है मैम, थैंक यू, विचार करेंगे इस विषय पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। डॉक्टर सोनिका भाटिया अपना प्रश्न पूछिए, ओपन है आप, माइक आपका। नमस्कार सर, मेरा भी यही कहना है कि ये एक आज का लेक्चर ऐसा था कि इंफॉर्मेशन पेज जैसा होता है, ये चीज अवेलेबल है। वी वुड लाइक एक बहुत डिटेल में हो जाए इनके ऊपर तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा क्वेश्चन सर आपसे ये था कि अगर सपोजिंग मेरे पास DOI है और उसको मुझे सर्च करना है तो काफी बार ऐसा होता है सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मिल पाता है, फुल लेंथ टेक्स्ट नहीं मिल पाता है, तो कैसे सर्च करा जाए इसको? देखिए मैडम, ये जो है DOI आपके पास है और आपको अगर सर्च करना है तो वो दैट डिपेंड्स अपॉन द जर्नल पॉलिसी। जिस जर्नल में वो पर्टिकुलर पेपर पब्लिश होगा, अगर वो जर्नल ने फुल लेंथ पेपर अवेलेबल नहीं करा रखा है तो वो आपको नहीं मिलेगा। अभी इसके लिए मैं क्या बताऊँ, इसमें और भी चीजें आप लोग एक्सप्लोर करें तो आपको जो मिल सकती हैं। इसमें एक साइट है,
स्प्लिट करके है, उसमें जो है आपको सारे पेपर्स मिल सकते हैं। तो उसपे वो डिफरेंट है, कभी हम लोग और इंटरेक्ट करेंगे तो उसमें बताऊंगा मैं, उसमें मैक्सिमम वो मिल जाते हैं। तो इसमें दैट डिपेंड्स अपॉन द जर्नल पॉलिसी। तो आपको पर्सनली उसके लिए आप क्या करिए कि पर्सनली ऑथर से जो है एक रिक्वेस्ट करिए मेल के थ्रू, वो आपको पर्सनली अपनी पीडीएफ फाइल जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं उसमें। अच्छा, अदरवाइज एज सच कोई ओपन हाँ, एक्सेस आपका अपना अगर डीओआई है और वो आपका अपना डीओआई है और आप वो भी सर्च करोगे और जर्नल की पॉलिसी में है कि वो केवल एब्स्ट्रैक्ट शो करेगा, तब भी आपको एब्स्ट्रैक्ट ही मिलेगा, फुल लेंथ नहीं मिल पाएगा। दैट डिपेंड्स। ओपन एक्सेस अगर जर्नल्स हैं तो आपको डीओआई से इजीली आप सर्च कर सकते हैं। बस डीओआई का काम क्या है कि डीओआई जो क्या करता है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, वो आपको पर्टिकुलर जहां पर वो पेपर प्रेजेंट है उस पेपर पे नेविगेट कर देगा। अब उस पेज पे उस नेविगेशन के पेज पे आपका एब्स्ट्रैक्ट अवेलेबल है तो आपको एब्स्ट्रैक्ट दिखेगा, फुल लेंथ अवेलेबल है तो फुल लेंथ दिखेगा। और सर एक और आपने बताया था मेंडले के साथ साथ एक और आपने बताया था, वो मैं सुन नहीं पाई। एंड नोट ENDNOTE। थैंक यू मैम। डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव जी अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं, प्लीज। जी सर। हेलो। हाँ जी, पूछिए सर। प्लीज सर, सबसे पहले थैंक्स इतने इंफॉर्मेटिव टॉक के लिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि कई ऐसे पीयर रिव्यूड इंडियन जर्नल्स हैं जो प्लेटफॉर्म बताए गए उन पे अवेलेबल नहीं है। क्या कोई ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिन पे हम इन इंडियन जर्नल्स में पब्लिश रिसर्च पेपर्स का क्रेडिट ले सकते हैं या देख सकते हैं? क्या कोई ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है? देखिए, ऐसा इंडियन जर्नल्स के प्लेटफॉर्म में मैंने आपको बताया, तो वो इंडियन जर्नल्स देखिए ज्यादातर जो इंडियन जर्नल्स हैं वो गूगल स्कॉलर पे आपको मिल जाएंगे। गूगल स्कॉलर पे फ्री एक्सेस है, तो वो प्लेटफॉर्म्स में मिल जाते हैं। और इंडियन जर्नल्स के बारे में अगर आप बात करें तो बेसिकली जो अच्छे जर्नल्स हैं वो ज्यादातर आपको इसमें इंडेक्स मिलेंगे इन एजेंसीज में ज्यादातर। ऑर्किड तो आजकल मैंडेटरी है, आप कहीं भी पब्लिश करेंगे तो मैक्सिमम जो अच्छा। दूसरी चीज मैं आपको बेसिकली आपको इस क्वेश्चन से ही हटके थोड़ा सा चीज बताता हूँ। ये जो डिजिटल आइडेंटिफायर्स हैं, आपने जो क्वेश्चन पूछा मैं आपको दूसरे रूप में उसका आंसर देता हूँ। डिजिटल आइडेंटिफायर्स के थ्रू आप जो हैं अच्छे जर्नल्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर वो इन आइडेंटिफायर्स को नहीं यूज कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपके जर्नल, आपके पब्लिकेशन को एक्सप्लोर ही नहीं हो पाएगा, तो लोग एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएंगे, वो वहीं का वहीं रुक जाएगा कि उन्होंने तो केवल पैसे ले लिए और छाप के अपने पास रख दिया पेपर। तो अगर ये आइडेंटिफायर्स हैं, मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप तभी इसको पब्लिश करिए पेपर को अपने, जब वो इन डिजिटल आइडेंटिफायर्स में अवेलेबल हो। अच्छा सर, थैंक यू सर। एक छोटा सा क्वेश्चन और, कि अगर हमारे इंटरनेशनल पब्लिशर में कोई बुक चैप्टर है, क्या उसका भी क्रेडिट इन प्लेटफॉर्म पे मिल सकता है, जैसे एल्सेवियर पे हो या रॉस एंड टेलर पे हो? बिल्कुल मिलेगा। एल्सेवियर का अगर आपका बुक चैप्टर है तो वो जो मैंने आपको ऑथर सर्च में बताया वो स्कोपस के अंदर वहां पर आपका वो पब्लिकेशन दिखा देगा। वो एल्सेवियर स्कोपस जो है इंडेक्स में होगा, उसी प्लेटफॉर्म पे आपका वो दिखा देगा। टेलर फ्रांसिस भी मोस्टली जो है वो स्कोपस इंडेक्स रहते हैं, तो वो उस प्लेटफॉर्म पे जब आप अपने आप को सर्च करेंगे, ऑथर सर्च जो मैंने आपको स्कोपस का बताया वहां पर जाके सर्च करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके पेपर्स दिखा देगा जो भी स्कोपस इंडेक्स में होंगे। तो अगर आपकी एल्सेवियर में बुक है तो डेफिनेटली वो दिखाएगा। थैंक यू वेरी मच सर, एक इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच। सीमा गौतम जी। थैंक यू सर। अगर आप हमारे प्रोग्राम से जुड़े, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दीपक सर, अगर कोई सूचना है किसी तरह की, कोई अनाउंसमेंट करना है तो प्लीज। जी थैंक यू मैम। सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध है कि जो कल तक जिन लोगों ने अपने असाइनमेंट और फीडबैक फॉर्म सबमिट नहीं किए हैं, अपने असाइनमेंट्स और फीडबैक फॉर्म सबमिट कर। आज का असाइनमेंट हम 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, जैसा कि सभी लोगों ने कहा है सर के लेक्चर्स के लिए। उसके लिए भी हम कमेटी के द्वारा विचार करेंगे यदि कोई समय बन पाता है, और सर बेसिकली सर से हम दोबारा अनुरोध कर लेंगे बाद में पर्सनली कि अगर समय सर के पास समय हो तब। इसलिए मैं जी यस सर मैं जरा चैट में देख रहा था कि काफी लोग जो है ईमेल्स की और नंबर की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं एक सिंपल ये बताना चाहूंगा, जो टेलीग्राम ग्रुप आपने बना रखा है उसमें मैं ऑलरेडी अवेलेबल हूँ, तो वहां से सभी को मेरा नंबर मिल जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ईमेल और टेलीग्राम में अगर सर आप लोगों को मिल जाएगा तो ठीक, नहीं तो हम सर का नंबर और ईमेल दोनों चीजें उसमें हम प्रोवाइड करा देंगे आपको। तो कल फिर अपने इसी समय पर 3 बजे हम सभी टेलीग्राम में जो है वो दीपक जी बोलिएगा
कि बहुत सारे लोग अभी भी पार्टिसिपेंट्स हमारे टेलीग्राम में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, और सारा भी जो कुछ भी एफडीपी से रिगार्डिंग जितना भी असाइनमेंट्स हैं, एफडीपीज हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो हम लोग टेलीग्राम में ड्रॉप आउट करते हैं, और टाइमली आपका जो है वो असाइनमेंट्स हम आप लोग सबमिट ही कर रहे हैं। तो फिर से दीपक जी ने कहा, मैं आपसे दोबारा से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ on the behalf of our organizing committee, you kindly submit all the assignments at the due time, please. So thank you very much. Hope the sessions are so fruitful today, and we will meet tomorrow same time, and thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर भूटानी सर, फिर दोबारा मुलाकात होगी इसी आशा के साथ। थैंक यू। थैंक यू। होस्ट से अनुरोध है कि मीटिंग को